दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिस परेशानी का कोई ना कोई सोल्यूशन ना बचा हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उन्हीं परेशानी को जब देखते हैं तो फिर परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ कई लोगों की ज़िंदगी अभी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक 56 साल का बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बस उसके सामने कुछ ऐसी परेशानी आती है, उसी परेशानी को दूर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरनाक फैसला लेता है, जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार वालों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म सी हो जाती है। लेकिन जब लोग सच्चाई सुनते हैं तो लोगों के कलेजे पूरी तरह से हिल सा जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस कहानी को आज लास्ट तक वॉच ज़रूर करिएगा, ताकि आपको यह वीडियो देखकर एक सचेत में ज़रूर डाल पाए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, इस घटना की जो शुरुआत है, आप एक बार सुनेंगे तो सुनकर जरूर चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए तो एक बार जाकर आप इस चैनल के पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपकी वजह से जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, वह शेयर के माध्यम से, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक जाना माना जिला पड़ता है शहडोल, और उसी के अंतर्गत एक बेहोरी जाना माना अब थाना पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक जाना माना इतर कमंडाड गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक 25 मार्च का ही। अब वही लगभग सुबह के 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी गांव के बाहर एक आम का बाग होता है, तो उसी बाग में ही कुछ बच्चे मौके पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी जो गेंद होती है, एक हिट के द्वारा वह गेंद जाकर एक झाड़ी की तरफ गिर जाती है। तभी एक तुरंत जो बच्चा होता है जैसे ही बाल को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो बढ़ाने के बाद उसके सामने जो झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में एक महिला पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में दिखाई पड़ जाती है। वह बच्चा चीख पड़ता, अपने दोस्तों को अपने पास बुलाता। उसके दोस्त जब देखते हैं उनके मुँह से चीख निकाली जाती। इसकी सूचना गाँव में प्रधान को लग जाती है। प्रधान अपने गाँव के कुछ लोगों को लेकर जैसे ही बाग में पहुँचते हैं तो भीड़ को देखते वह भी समझ जाते हैं, लेकिन जब करीब जाते एक महिला होती है, पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ी होती है। मामले को गंभीर समझते प्रधान इसकी सूचना फोन के द्वारा ब्योरी पुलिस थाने में दे देते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब तुरंत सुदीप सैनी खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद थे अब खमंडाड़ गांव के करीब जब पहुँचते हैं, बागों में जाते हैं, भीड़ को देखते हैं और उसी भीड़ में वह भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे डेड बॉडी के करीब पहुँचते हैं, देखते हैं एक महिला पूरी तरह से खून से लथपथ और मृत अवस्था में अब पड़ी होती है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होता है। इर्द गिर्द उस महिला के अपने चप्पलें और कपड़े उसके इधर शरीर को अलग हो चुके होते हैं, लेकिन उसके गर्दन पर एक किसी तेजधार हथियार के चलाए जाने के गहरे निशान, जिसकी वजह से उसके सांस की जो नली होती है वह उसका अपना रास्ता छोड़ चुकी होती है। वो उसकी टीम समझ जाते हैं कि इस महिला की हत्या बड़े बेरहम तरीके से की गई है, और तभी उसमें से कुछ व्यक्ति आपस में कानाफूनी कर रहे होते हैं। वहाँ के इधर एसएचओ साहब और सुदीप सैनी इंस्पेक्टर साहब बात को सुन लेते। पता लगता है उस महिला का जो नाम होता है नीतू राठौर, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होता है, और इसी इलाके के रहने वाले इधर रामजी राठौर हैं, उन्हीं की अपनी पत्नी होती है। और रामजी राठौर के अपने जो पिता होते हैं बाबूलाल राठौर, इसी गांव में रहा करते थे। उनका जो बेटा होता थोड़ा दिमाग का मनमुंदी है, और अपने घर से और बाहर के कामों से कोई मतलब नहीं रखता। अब उसकी जो टीम होती है, इसकी खबर अब बाबूलाल को जब देती है, देने के बाद बाबूलाल वहाँ पहुँचते हैं और इधर अपनी बहू नीतू राठौर को देखते हैं तो वहीं रोना चिकना शुरू कर देते हैं। उसकी जो टीम होती है उनसे कुछ पूछताछ करती है और बॉडी का पंचनामा भरती है, और उठाकर नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। अब पुलिस की जो टीम होती है इसको सुलझाने के लिए सबसे पहले एसपी सुशांत सक्सेना उसी समय एक टीम लेते हैं। दोबारा जो होता है बाबूलाल राठौर से पूछताछ जब शुरू कर देते, बाबूलाल राठौर करने लग जाता कि साहब हमारा जो बेटा होता है रामजी राठौर थोड़ा मन बुद्धि का है साहब, वह कोई भी फैसला अगर लेता है बड़ी जल्दी ले लेता है, क्योंकि वह सोचता है कि हमारे मुताबिक हमारे घर में काम हो, लेकिन साहब हम बेटे के मुताबिक अगर काम करेंगे तो हमारा घर परिवार पहले से तबाह हो गया होता है। और कहने लग जाता है आपको क्या लग रहा है कि आपकी बहू की हत्या कौन कर सकता है। अब जैसे यह बात बाबूलाल राठौर सुनने लग जाते कि साहब हमारे बहू का हत्या कोई और नहीं कर सकता, उसकी अपनी घर में
हमारा अपना जो बेटा होता है राम जी राठौर ही कर सकता है, क्योंकि राम जी राठौर जो होता है उसके मन में क्या चला होगा कि वह पत्नी की हत्या कर कर और ले जाकर बाग में डंप कर दिया हो गया होगा। उसकी जो टीम होती है इधर बाबूलाल की बात को बड़े ध्यान से सुनती है और वहीं नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसके सुलझाने के लिए लग पड़ जाती है। और सबसे पहले गाँव वालों से जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ठीक जो होता है राम जी राठौर की जो शादी होती है लगभग उम्र से हद ज़्यादा पार करते नहीं बाद जाकर कैसे न तैसे कर कर नीतू राठौर से हो जाता है। पुलिस की टीम उलझन में पड़ जाती है कि बस करो, मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि इधर राम जी राठौर जो कि मनमुद्धि होता है और यह इतना सातरेना दिमाग तो नहीं लगा सकता कि अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद बॉडी ले जाकर और बॉग में तब तक ठिकाने लगाए ताकि वह खुद पकड़ा ना जाए। इतना दिमाग तो वह खुद उसके अंदर तो है नहीं। पुलिस का शंका जाकर सीधा का सीधा इधर राम जी राठौर के अपने पिता बाबूलाल राठौर को टिका देती है। अब पुलिस की टीम राम जी राठौर को संग के घेरे में लेती है और लेने के बाद जाकर गाँव पहुँचती है। राम जी राठौर को बोलती कि आप हमारे साथ थाने में चलिए, हत्यारे हमारे सामने आ चुका है। और जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तो राम जी राठौर से अपने तरीके से पूछताछ करती है, लेकिन तब तक थाने में कुछ 2 सिपाही कर्मी पहुँचते हैं। इंस्पेक्टर साहब को अपने पास बुलाते कहने लग जाते हैं कि हमने गांव में पता किया है कि जिस दिन घटना हुआ था यानी कि वही 24 मार्च का है लगभग शाम के टाइम में, तो उस समय इनकी जो अपनी बहू होती है नीतू राठौर मौके पर वह भी गांव में जाती थी, महिलाओं के साथ मेहनत मजदूरी करती थी और फिर पैसे बुलाती थी, उसी से अपना खर्चा सौ श्रृंगार देखती थी। लेकिन हाँ, उस दिन साहब शाम के टाइम कुछ महिलाओं के साथ लौट रही होती है, लेकिन अचानक रास्ते में उसको ध्यान आता है कि हमें अपने ससुर के पास जाना है, उनसे कुछ सामान लिवाला लेना है। लेकिन यह बात जैसे ही वहाँ के इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं 2 सिपाही के द्वारा कहने लग जाते हैं कि बस करो, बाबूलाल बहुत कुछ जानता है, बस हमारे सामने एक ढोंगी बनने का नाटक कर रहा है और इसकी ढोंगी हम चलने नहीं देंगे। और बाबूलाल के सामने जब इंस्पेक्टर साहब इधर खुद जो होता है जब पहुँचते हैं और उधर सुदीप सैनी यही बात कहते हैं, बाबूलाल जी हमें पता है कि इंसान जिस तरह का कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है, यह नहीं मिलेगा, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो उसको फल ऊपर वाला भगवान दे देगा और फल ऐसा देगा जिसकी वह कल्पना नहीं कर पाएगा। अब बाबूलाल राठौर जब इस तरह की बात सुनते हैं उनके मन के सामने बड़ी तरह की बातें होती हैं, क्योंकि बताओ कोई भी पिता अपने बेटे के ऊपर डायरेक्ट इस तरह का हत्या का कैसे जुल्म लगवा सकता है। पुलिस की टीम वही अपना मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाती है और जैसे ही भक्ति के इस तो तरीके से बातों को पुलिस की टीम उनके सामने फेंकती है, फेंकने के बाद खुद बाबूलाल राठौर जो होते हैं उलझ जाते, कहने लग जाते कि साहब क्या करें, अपनी बहू के ज़िंदगी से तंग आ गए थे, हमें हत्या करने पर हमें खुद मजबूर होना पड़ा। लेकिन जो कहानी राम जी राठौर बताते सुनकर पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से सनस रह जाती है और एक टीम लेती है राम जी राठौर के पिता बाबूलाल राठौर को ले जाती है घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए। वहाँ से कुछ दूर पर झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में एक हंसिया खून से लथपथ और इधर कपड़े जो होते हैं खुद बाबूलाल के और उनकी बहू की साड़ियाँ पड़ी खून से लथपथ। पुलिस की टीम उन सबको कब्जे में साथ जुटाती है और इधर ले जाती है, इनको कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में जो सच्चाई सबके सामने आता है इसे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है या हिल सा जाता है। असल में जो खमंडाट गांव होता है उसी गांव के रहने वाले बाबूलाल राठौर होते हैं। उनके परिवार में उनका से एक ही इकलौता बेटा होता है और राम जी राठौर। उनके परिवार उनकी जो अपनी पत्नी होती है एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और जब चली जाती सारी जिम्मेदारी उनके बेटे के ऊपर आ जाती है। लेकिन उनके मन में हमेशा यही डर बैठा रहता था कि हमारा जो बेटा होता राम जी एक तो मन बुद्धि है, आखिर उसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी आएगी, वह क्या समझेगा, ये सोच कर वह परेशान रहते। लेकिन कैसे न तैसे कर राम जी का सेवा पानी तो करते हैं। लेकिन समय जब बीतने लग जाता राम जी की जो उम्र होती है शादी की दहलीज से बड़ी जल्दी निकलने लग जाती है। अब बाबूलाल को चिंता सताने लग जाता, वह सोचने लग जाते कि हमारे बेटे से आखिर शादी कौन करेगा और हमारे परिवार का जो वंशज है वह कैसे बढ़ेगा। इसी तरह की बातें सोच कर हर वक्त परेशान रहा करते थे। उनके घर में किसी से कोई कमी नहीं होता, उनका अपना बढ़िया सा मकान भी होता है, उनके घर में तो तरीके से सामने आंगन भी होता है, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होता। उनको ये कमी दिखाई देती काश घर में बहू आ जाती। तो सब सोच साझ कर बाबूलाल जो होते हैं अपने बेटे राम जी के लिए रिश्ते की तलाशी जी तोड़ तरीके से करते हैं। उनकी मेहनत रंग भी लाती है और जब रंग लाती है तो पता चलता है कि हमारे गांव से लगभग कुछ दूर पर जो डड़वा है उसी गांव की रहने वाली राम बहोर की एक अपनी बेटी है नीतू राठौर। देखने भी खूबसूरत भी और चंचल, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी और जाकर बड़ी जल्दी जो तरीके से बाबूलाल राम बहोर से बात कर लेते हैं, उनकी बेटी का हाथ मांग लेते हैं और बिना दहेज की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह
उसके बाद पूरी तरह तैयारी कर लेते हैं। और नीतू और राम जी राठौर की जब शादी होने की तैयारी होती है तो बाबूलाल अपने बेटे की शादी के लिए भाई जी तौर तरीके से व्यवस्था कराते हैं, सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं और बैंड बाजा के साथ जो तब बारात लेकर निकलते हैं, धूमधाम से डांस करते हुए बारात के सामने पहुंचते हैं और शामिल होते हैं, तौर तरीके से अपने बेटे का ब्याह करते हैं। और नीतू को बहू बनाकर जब लेकर घर पहुंचते हैं, जैसे पहले दिन का वक्त होता है तो उस समय जो होता है नीतू अपने सेज पर अपने पति राम जी राठौर का इंतजार करती है। राम जी राठौर था मन बुद्धि का, लेकिन नहीं समझ पाता कि आज की रात जो होता है पत्नी के जीवन का एक पहला रात होगा जो काफ़ी खुशनुमा होने वाला है। और लेकिन राम जी जब पहुंचता है कमरे के अंदर तो उस समय जो होता है नीतू तौर तरीके से इंतजार तो करती है, लेकिन राम जी राठौर जो था बचपना वाला हाथ दिखाना शुरू कर देता। वहीं पर अब नीतू के जो सारे सपने होते धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन ना जाने कब सुबह हो जाता है, नीतू के सपनों पर पानी फिर जाता है। लेकिन ऐसे का सिलसिला लगभग पूरे के पूरे 2 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। नीतू समझ जाती है कि हमारा जीवन यहाँ कैसे ना तैसे होकर तबाह तो हो गया, लेकिन नीतू जो होती है उस घर में साख और सोहबत और साथ में घर की रौनक और ज़मीन जायदाद देकर वहाँ पर रहने का फैसला लेती। कैसे ना तैसे तो रहती है, लेकिन जब नीतू को लगने लग जाता है कि आखिर में इस घर में रहना हमारे लिए खतरे से खाली, क्योंकि आए दिन जो होता है राम जी जब घर में पहुँचता है तो वही हथकरघे दिखाता जो मन बुद्धि वाला होता है। और इधर राम जी और नीतू के बीच घर में कई महीनों से झगड़ा चलते थे और राम जी कभी कभी नीतू का बेरहम तरीके से पिटाई भी कर दिया करता था, क्योंकि घर की जिम्मेदारी से पूरी तरह से जाता है फिर ही राम जी होता था। और नीतू इसकी वजह से रोक टोक लगाती, लेकिन नीतू की बात सुनकर राम जी पिटाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से इधर नीतू अपने ही मायके चली जाती है। और जाने के बाद थाने में जाती है, सोचती मुकदमा दर्ज कराया जाए अपने पिता के साथ मिलकर जो होता है बाबूलाल और राम जी पर एक मुकदमा। इसकी खबर जो होता है कैसे न तैसे कर बाबूलाल को लगता, बाबूलाल अपने बेटे को लेकर पहुंच जाते हैं, खुद अपने बेटे के ससुराल और ससुराल वालों से मिन्नतें करते हैं कि छोड़ दो, हम बहू को अपने साथ ले जाएंगे और तौर तरीके से रखेंगे। यह बात सुनकर राम जी के ससुराल वाले मान जाते हैं और वापिस जो होता नीतू तैयार हो जाती है। अब नीतू जब आती है, आने के बाद उस दिन से जो होता है बाबूलाल अपने बेटे को छोड़कर अपने बहू नीतू का जी तौर तरीके से ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। जब भी किसी की ज़रूरत होती है नीतू के सामने वह सामान तुरंत हाजिर हो जाया करता था। और बाबूलाल के इसी हाव भाव को देखकर जो होता है नीतू के मन में एक लालसा जाग जाती है। वह सोच लेती है कि वह रात अब आने वाला। उसी दिन से नीतू अपने ही ससुर बाबूलाल के सामने मंडराना शुरू कर देती है। बाबूलाल की उम्र लगभग 50 से ऊपर होता है, नीतू की उम्र होती है लगभग 20 साल के करीब होता है। लेकिन नीतू ठहरी जो होती है पहली रात के आदि, जिसकी वजह से अपने ससुर के ऊपर मौके पर ऐसा पहरा लगाती है कि उनके हथकंडे और उनके नया तरीक़ों को देखकर अब जो होता है उनसे तौर तरीके से टिटोले करना शुरू कर देती है। क्योंकि इधर राम जी का जो होता अपने घर से कुछ लेना देना होता नहीं था और बेटे के मनबुद्धि का फ़ायदा जो होता है इधर बाबूलाल भरपूर तरीके से अपने बहू के साथ है हंसी ठिठोले कर उठाना शुरू कर देते हैं। वक्त जब गुजरने लग जाता है, एक दिन जो होता है शाम का जब टाइम होता है तब बाबूलाल अपने बहू को बुलाते करने लग जाते हैं कि सर बड़ी तेज दुख रहा, दबा तो दे दे अच्छा होता है। लेकिन जब यह बात सुनती है, सुनने के बाद नीतू समझ जाती है कि मौका अच्छा है और नीतू पहुँचती है और उसी तेल के बहाने ऐसी हरकत कर दे जिसकी वजह से नीतू और बाबूलाल के बीच सारे रिश्ते वहीं तार तार हो जाते हैं। और उस दिन की जो शुरुआत होती है, अब यह सिलसिला ऐसे चलता है कि नीतू उसी दिन से बाबूलाल को जो होता है अपना पति का दर्जा दे देती है। वह सोच बैठती कि हमारी दोनों की शादी होगी, फिर इस घर में हम जो होता है रानी की तरह राज करेंगे। और लेकिन अब जब भी नीतू सामने पड़ती, बाबूलाल कहने लग जाती कि हम दोनों मिलकर एक मंदिर में शादी कर लें। लेकिन यह बात जब बाबूलाल को पता चलता, उनके पैर नीचे से जमीन खिसक जाता। वह सोच लेते हैं कि आखिर इस बारे में जब हमारे रिश्तेदार जानेंगे, हितकारी जानेंगे तो हमारी बदनामी तो होकर रहेगी। वह कहने लग जाती कि बहू हमारी शादी अब कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि बदनामी तो होकर रहेगी। लेकिन नीतू ठहरी जिद्दी स्वभाव की। यही जिद्दी स्वभाव देखकर बाबूलाल समझ जाते कि बस करो, हमारी बहू नीतू हमारा पीछा कभी बिन शादी के नहीं छोड़ेगी। जिसकी वजह से अब जो होता है अपनी बहू से दूरी बनाने के लिए खेत में जाते हैं, जानों से रखवाली के बहाने वहाँ एक छप्पर बनवा लेते हैं, फिर वहीं पर रहने का प्लान बना लेते हैं। और शाम का जब टाइम होता खाना खाते तुरंत निकल जाते उसी छप्पर में सोने के लिए। सोचते हैं हमारी बहू पीछा नहीं करेगी। लेकिन जब एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है, नीतू समझ जाती कि बस करो, हमारे जो जीवन की जो अहम हिस्सा है वह तो हमें नहीं आ पा रहे हैं। तो इसीलिए नीतू अब छप्पर में पहुँचती है, वहाँ ससुर के ऊपर दबाव मारती, लेकिन रिश्तों को अंजाम देती। लेकिन जब अंजाम देती फिर शादी की बात करती, जिसकी वजह से वहाँ सोचने लग जाती इसके लिए हमें कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाना पड़ेगा। और बाबूलाल जो होते हैं तौर तरीके से कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हें अपनी रानी तो नहीं बना सकते। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े तकरार का सिलसिला शुरू हो जाता है।
लेकिन इसी बीच जो होता है नीतू समझ जाती कि हमारा जो खर्चा शौक श्रृंगार का खर्चा है हमारे ससुर से नहीं हो पाएगा ना हमारे पति से हो पाएगा, इसीलिए अब जो होता है महिलाओं के साथ जाती है, दूसरे के घरों में मजदूरी करना शुरू कर देती है। जो भी पैसे आते हैं उसी पैसे से अपने शौक श्रृंगार पूरा करती है। लेकिन इधर अपने ससुर के पास जब पहुंचती तो हर वक्त यही कहती शादी तो हम करके मानेंगे। बाबूलाल इसी बात को लेकर मन में खुन्नस खाए बैठ जाते, सोचते इसके लिए हमें कोई ना कोई दूरी बनाने के लिए रास्ता तो निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 25 मार्च का वक्त होता है, अब शाम का टाइम होता है, तो नीतू राठौर जो होती है मौके पर महिलाओं के साथ है वह खेतों में मजदूरी कर लौटती है। तब उसको ध्यान आता है कि ससुर के पास चला जाए, थोड़ी मुलाकात कर लिया जाए, फिर घर के सामान लेकर वापस हम चले जाएंगे। यही सब सोच साच कर जैसे ही नीतू अपने ससुर के ही पास पहुंचने के बाद कहने लग जाती है कि हम देख रहे हैं 1 हफ्ते से आपके जो नखरे हैं हमारे लिए बड़ी तेज़ से बदल रहे हैं और हम नहीं चाहते। और उसी बात को लेकर बाबूलाल जो होते हैं उसी समय अपनी बहू से कहने लग जाते हैं कि हमारा रास्ता छोड़ दो। लेकिन उसी वक्त जो होता है बाबूलाल के रक्त को देखकर वही एक ऐसा चाल चल देती है कि अपने हरकतों वाले नज़रें दिखाना शुरू कर, जिसके बाद बाबूलाल खुन्नस आते हैं और एक तेजधार हथियार लेते हैं। उसी हथियार से अपनी बहू के बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। फिर सोच लेते हैं कि आखिर अपनी बहू के इस हत्या से छुटकारा पाने के लिए कौन सा प्लान बनाए। अब बॉडी को कब्जे में ले जाके गांव के बाहर जो आम का बाग होता है उसी पेड़ के नीचे रख लेते हैं और फिर पूरी रात आकर सन्न से आराम से सो जाते हैं। लेकिन सुबह जब लड़कों को खबर लगती है तो नाटक करना शुरू कर देते हैं और अपने बेटे के ऊपर उनकी पत्नी का हत्या का आरोप लगाना शुरू कर। लेकिन पुलिस की टीम समझ जाती है कि बाबूलाल पुलिस के सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और चंद मनोवैज्ञानिक तरीका देकर बाबूलाल थाने अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई निकल के आते हैं सुनने के बाद लोगों के दिल को झकझोर जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठोस ठेक पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।